नमस्ते। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। जरा सोचने वाली बात है कि जब कोई इतनी विशाल और शानदार सभ्यता खत्म होती है तो उसके बाद जो खालीपन आता है वो कैसे भरता है। आज हम यही जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद प्राचीन भारत में खानाबदोश जीवन से लेकर एक स्थायी बसी हुई सभ्यता तक का नाटकीय बदलाव आखिर कैसे हुआ। तो चलिए सीधे इस सवाल पर आते हैं कि हड़प्पा के उन शहरों के ढहने के बाद इतिहास का अगला अध्याय लिखा किसने। मतलब वो कौन लोग थे जिन्होंने आकर पूरे उपमहाद्वीप का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचा ही बदल दिया। इस बदलाव की जड़ों को समझना हमारे लिए आज भी बहुत मायने रखता है। इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से 5 पड़ावों से गुजरेंगे। आर्यों का आगमन, ऋग्वैदिक पशुपालक, उत्तर वैदिक काल का भारी बदलाव, गुरुकुल व्यवस्था और आरुणि की कहानी, और आखिर में इनाम गांव की एक बिल्कुल अलग समानांतर दुनिया। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्यों के आगमन और एक बिल्कुल नई संस्कृति की शुरुआत की। अब इस दिलचस्प समानता पर गौर करते हैं। संस्कृत का शब्द है मातृ और हिंदी में हम कहते हैं माँ, वहीं अंग्रेजी में मदर और जर्मन में मुटर। है ना कमाल की बात। ये कोई संयोग नहीं है, ये साफ तौर पर इंडो यूरोपियन भाषाओं के गहरे कनेक्शन को दिखाता है कि कैसे प्राचीन भाषा विज्ञान आज की अलग अलग संस्कृतियों को भी आपस में जोड़ता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। आर्य शब्द मूल रूप से किसी नस्ल या जाति का नाम नहीं था, बल्कि ये एक खास भाषा बोलने वाले लोगों के समूह की पहचान थी। इन लोगों ने ही उत्तर पश्चिम भारत में आकर वो संस्कृति विकसित की जिसे हम आज वैदिक संस्कृति कहते हैं। यह इतिहास का एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक टर्निंग पॉइंट था। अगर हम शुरुआती ग्रंथों को देखें तो पता चलता है कि ये समूह सबसे पहले सप्त सैंधव इलाके में आकर बसे थे। सप्त सैंधव यानी 7 नदियों का क्षेत्र, जिसमें मोटे तौर पर आज का पंजाब, सिंधु नदी और उसके आसपास की नदियां शामिल हैं। और यही वो जगह थी जहां ऋग्वेद की रचना हुई और वैदिक सभ्यता की पहली नींव रखी गई। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ और देखते हैं कि ये शुरुआती ऋग्वैदिक लोग रहते कैसे थे और उनका कबीलाई जीवन कैसा था। टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच का ये शुरुआती दौर बहुत ही डायनामिक था। लोग एक जगह टिककर नहीं रहते थे। पक्की खेती के बजाय उनका पूरा जीवन पशुपालन पर टिका था। चारे की तलाश में उनका सफर चलता रहता था। इसलिए उस वक्त किसी राज्य की कोई पक्की सरहद नहीं होती थी। शासन व्यवस्था की बात करें तो वो बड़ी ही समुदाय संचालित थी। विद, सभा और समिति जैसी संस्थाएं बनी हुई थीं, जहां सारे बड़े फैसले मिलजुल कर लिए जाते थे। जो राजा या राजन होता था, उसके पास आज के तानाशाहों जैसी कोई असीमित शक्ति नहीं थी, बल्कि उसे कबीला ही चुनता था। और सबसे खास बात, इन शुरुआती लोकतांत्रिक बैठकों में महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी होती थी। उस दौर में सबसे बड़ी संपत्ति जमीन नहीं बल्कि गाय हुआ करती थी, और इस संपत्ति को बचाने या बढ़ाने के लिए जो युद्ध होते थे, उनमें घोड़ों वाले रथों ने बहुत बड़ी और निर्णायक भूमिका निभाई। रथ बनाने वाले शिल्पकारों की समाज में बहुत इज्जत थी, क्योंकि कबीले की रक्षा और विस्तार का पूरा दारोमदार इन्हीं पर था। चलिए अब इस विश्लेषण के तीसरे पड़ाव पर चलते हैं, उत्तर वैदिक काल। यहाँ से सब कुछ बहुत तेजी से बदलने वाला था। करीब 1000 ईसा पूर्व के आसपास एक बहुत बड़ी क्रांति हुई, लोहे की खोज। ये सच में एक गेम चेंजर साबित हुआ। लोहे के मजबूत फाल से घने जंगलों को काटना और सख्त जमीन की गहरी जुताई करना मुमकिन हो गया। इसका नतीजा यह हुआ कि खेती बड़े पैमाने पर होने लगी और लोगों का खानाबदोश जीवन एक जगह पक्के तौर पर बसने में बदल गया। इस बदलाव को ऐसे समझा जा सकता है कि जहां पहले जीवन रथों की गतिशीलता पर निर्भर था, वहीं अब अश्वमेध यज्ञ जैसे भव्य अनुष्ठान होने लगे थे। राजा अब सिर्फ एक कबीले का मुखिया नहीं रह गया था। अब वो ऐसे बड़े यज्ञों के जरिए विशाल जनपदों और जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर अपना नियंत्रण और ताकत स्थापित कर रहा था। अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से पलट गई। ऋग्वैदिक काल में लोग राजा को सम्मान से, अपनी मर्जी से नजराना देते थे और मुख्य संपत्ति गायें थीं। लेकिन बाद के दौर में जैसे जैसे खेती का विस्तार हुआ, राज्य की व्यवस्था सख्त होने लगी। अब उपज का एक हिस्सा नियमित टैक्स यानी कर के रूप में देना अनिवार्य हो गया, और इसी कर व्यवस्था ने राज्यों को आर्थिक रूप से बेहद ताकतवर बना दिया।
कृषि पर आधारित इस स्थिर युग में समाज ने खुद को एक 4 स्तरीय वर्ण व्यवस्था में मजबूती से ढाल लिया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐतिहासिक ग्रंथों का निष्पक्ष विश्लेषण करें तो पता चलता है कि समय बीतने के साथ ये बंटवारा कर्म के बजाय पूरी तरह से जन्म के आधार पर होने लगा, जिसने समाज में गहरी असमानताओं को जन्म दिया। अब आते हैं चौथे हिस्से पर। इतने बड़े सामाजिक बदलावों के बीच ज्ञान को सुरक्षित कैसे रखा गया? इसे समझने के लिए गुरुकुल और आरुणि की कहानी जानना बहुत जरूरी है। वैदिक काल में शिक्षा कोई आसान काम नहीं था। ये बहुत ही कड़े अनुशासन वाला अनुभव था। छात्र करीब 12 साल तक अपने गुरु के आश्रम में रहते थे। तब किताबें तो थी नहीं, इसलिए वेदों को पूरी तरह से बोलकर और सुनकर कंठस्थ किया जाता था। इसके साथ ही उन्हें आश्रम के रोजमर्रा के कामों जैसे खेती या पशुपालन में भी पूरी तरह हाथ बटाना होता था। इसी से जुड़ी एक बहुत ही मशहूर घटना है। एक दिन खूब तेज बारिश हो रही थी। तब गुरु धौम्य ने अपने छात्र आरुणि को ये निर्देश दिया: वत्स, जाओ जाकर देखो कि कहीं पानी खेत की मेढ़ न तोड़ दे। ये वाक्य गुरुकुल प्रणाली में एक छात्र से जिस गहरे शारीरिक और नैतिक समर्पण की उम्मीद की जाती थी, उसे बखूबी दर्शाता है। जब आरुणि खेत पर पहुंचा और पानी रोकने की हर कोशिश नाकाम हो गई, तो उस स्थिति में जो हुआ वो हैरान करने वाला था। गुरु की फसल बर्बाद ना हो, इसके लिए वो खुद उस टूटी हुई मेड़ की जगह लेट गया। फसल बचाने के लिए अपने शरीर को ही बांध बना लेने वाले आरुणि का ये समर्पण सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये उस विद्वतापूर्ण भक्ति को बेहद मार्मिक और मानवीय बनाता है, जिसने प्राचीन ज्ञान को सदियों तक जिंदा रखा। अब जरा रुककर अपनी नजरें थोड़ी दूर दौड़ाते हैं। इस विश्लेषण के 5वें और आखिरी हिस्से में बात करते हैं इनाम गांव की, जो एक बिल्कुल समानांतर दुनिया थी। ये समझना बेहद जरूरी है कि उस वक्त पूरे उपमहाद्वीप में सब कुछ एक जैसा नहीं था। एक तरफ उत्तर पश्चिम में वेदों की रचना हो रही थी, तो ठीक उसी समय काफी दक्षिण में महाराष्ट्र की घोड़ नदी के किनारे इनाम गांव की एक अलग ही ताम्रपाषाण यानी तांबे और पत्थर की संस्कृति फल फूल रही थी। ये लोग वैदिक आर्यों के समकालीन थे, लेकिन इनका रहन सहन एकदम अलग था। वहाँ जो खुदाई हुई है उसमें बहुत ही दिलचस्प चीजें मिली हैं, खासकर उनके अंतिम संस्कार के तरीके। वे अक्सर मृतकों को उनके अपने ही घर के फर्श के ठीक नीचे दफनाते थे। शरीर को मिट्टी के बड़े बर्तनों में रखा जाता था और साथ में खाना, औजार और गहने भी दफनाए जाते थे। ये मृत्यु के बाद के जीवन में उनके एक अलग ही विश्वास को दिखाता है, जो वैदिक अनुष्ठानों से बिल्कुल अलग था। तो अब जब हम इस विश्लेषण के अंत में हैं, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारी आज की भाषाएं, हमारी टैक्स व्यवस्था और खेती पर टिका हुआ हमारा समाज, इन सबके तार उन हजारों साल पुराने बदलावों से कितनी मजबूती से जुड़े हैं? क्या हम आज भी अनजाने में उसी प्राचीन नींव पर अपना जीवन जी रहे हैं? खैर, इस सोचने वाले सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 6: जीवन के विभिन्न आयाम। याद कीजिए एक ऐसी कहानी जो आपके नाना नानी या दादा दादी ने आपको सुनाई हो। उनसे पूछिए कि यह कहानी उनको किसने सुनाई। क्या आप स्वयं भी अपने बच्चों को ये कहानी सुनाएंगे? हड़प्पा सभ्यता के नगरों के पतन के समय लगभग आज से 3700 वर्ष पहले एक अलग भाषा बोलने वाले लोग पश्चिमोत्तर भारत में बसने लगे। इन लोगों की पहचान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्तर पर एक विशिष्ट समूह के रूप में की जाती है। इनके बारे में हमें साहित्यिक एवं कुछ पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से जानकारी मिलती है। इन स्रोतों में वेदों का विशेष महत्व है। वेदों की संख्या 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वैदिक साहित्य 2 श्रेणियों में विभक्त है: पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य। पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा जाता है, जबकि उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत शेष 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। वैदिक साहित्य के आधार पर ही वैदिक युग को 2 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। ऋग्वैदिक युग 1500 ई. पू. से 1000 ई. पू. एवं उत्तर वैदिक युग 1000 ई. पू. से 600 ई. पू. वैदिक साहित्यिक तालिका। एक समय की बात है जब एक गुरु अपने शिष्यों को भारत के उस गौरवशाली अतीत के बारे में बता रहे थे जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद शुरू हुआ था। उन्होंने बताया कि हमारे पूर्वजों ने ज्ञान का एक विशाल महल खड़ा किया था, जिसे हम वैदिक साहित्य कहते हैं।
गुरुजी ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, बेटा, इस ज्ञान रूपी महल की सबसे मजबूत नींव 4 वेद हैं, जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शामिल हैं। इन वेदों के गहरे अर्थों को समझाने के लिए ऋषियों ने 9 ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की, जो यज्ञ और अनुष्ठानों की व्याख्या करते हैं। जैसे जैसे ज्ञान की धारा आगे बढ़ी, कुछ ऋषि वनों की शांति में जाकर चिंतन करने लगे। वहां उन्होंने 6 अरण्यक ग्रंथों को जन्म दिया, जिनमें एकांत में किए जाने वाले दार्शनिक विचार समाहित थे। अंत में जीवन और आत्मा के सबसे गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए उपनिषदों का दौर आया। ऋषियों ने सबसे पहले 13 प्रारंभिक उपनिषदों के माध्यम से सत्य का प्रकाश फैलाया। समय बीतने के साथ ये ज्ञान इतना विस्तृत हुआ कि हमारे पास कुल 108 उपनिषद तैयार हो गए, जो आज भी पूरी दुनिया को जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। इस प्रकार 4 वेदों से शुरू होकर 9 ब्राह्मणों, 6 अरण्यकों और 13 प्रारंभिक उपनिषदों से गुजरते हुए ये ज्ञान यात्रा कुल 108 उपनिषदों तक पहुंचकर पूर्ण हुई। वेद मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचे थे। विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र या प्रार्थनाओं, सूक्त को लोगों ने कंठस्थ रखकर अनेक पीढ़ियों तक सुरक्षित रखा। इन्हें कई सदियों के बाद लिखा गया, इसलिए वेद को श्रुति सुना हुआ भी कहते हैं। चित्र ऋग्वेद का एक अंश। वेद की भाषा को प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहते हैं। आप स्कूल में जिस संस्कृत भाषा को पढ़ते हैं उससे ये थोड़ी भिन्न थी। इन वेदों में प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। आर्यों के विरोधी दास एवं दस्युओं के बारे में कहा गया है कि वे आर्यों के देवताओं में श्रद्धा न रखने वाले तथा यज्ञ न करने वाले थे, अतः उन्हें आर्यों का बड़ा शत्रु बताया गया है। इतिहासकारों का मानना है कि शायद ये दूसरी भाषा भी बोलते हों। आर्य कौन थे? आर्य शब्द का अर्थ एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के समूह से है, जिन्होंने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत में अपना निवास स्थान बनाया और भारत में एक नई संस्कृति को विकसित किया, जो वैदिक संस्कृति के नाम से जानी जाती है। भारोपीय भाषा वर्ग बॉक्स संस्कृत भाषा भारोपीय भारत यूरोप भाषा वर्ग का अंग है। भारत की अनेक भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, ग्रीक, यूनानी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। इन्हें भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके अनेक शब्द एक जैसे थे। उदाहरण स्वरूप मातृ संस्कृत माँ, हिंदी मदर, अंग्रेजी मैटर, जर्मनी शब्द को देखें। विगत वर्षों में वैदिक युग से संबंधित पुरातात्विक प्रमाण भी मिले हैं। जिन क्षेत्रों में आर्यों की संस्कृति का विकास हुआ है, वहां ऐसे लोगों की बस्तियां थीं जो पशुपालक और कृषक थे और खास प्रकार की मिट्टी के चित्रित धूसर रंग के बर्तनों का प्रयोग करते थे। इसलिए अब साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों ही स्रोतों के आधार पर आर्यों के विषय में जान सकते हैं। चित्र धूसर मृद भांड। आर्यों का बसाव। वैदिक आर्य कई समूहों में भारत आए। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्तसैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसे आजकल हम पंजाब वर्तमान भौगोलिक स्थिति के अनुसार भारत और पाकिस्तान का पंजाब प्रांत के नाम से पुकारते हैं। उत्तर वैदिक युग में सप्तसैंधव प्रदेश से पूर्व की ओर बढ़ते हुए आर्य लगभग पूरे गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में बस गए। शतपथ ब्राह्मण उत्तर वैदिक युग का एक महत्वपूर्ण स्रोत से पता चलता है कि आर्यों का फैलाव उत्तर वैदिक युग में वर्तमान उत्तरी बिहार के गंडक नदी तक हो गया था। सप्तसैंधव सिंधु एवं उसकी 5 सहायक नदियां सतलज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी तथा सरस्वती, दृशद्वती नदियों का क्षेत्र। गंगा यमुना दोआब गंगा एवं यमुना नदी के बीच का क्षेत्र। चित्र प्रारंभिक वैदिक युग के भौगोलिक विस्तार का मानचित्र। ऋग्वैदिक काल 1500 पू से 1000 पू। क्या आप किसी परिवार को जानते हैं जिनकी आर्थिक व्यवस्था पशुपालन से जुड़ी हो? अब उनसे पूछिए, क्या उनकी धार्मिक मान्यताएं भी पशुपालन से जुड़ी हैं? ऋग्वेद से हमें पता चलता है कि जिनके पास अधिक गाय थी, वह धनी माने जाते थे और गाय को लेन देन का एक खास साधन माना जाता था। गायों को प्राप्त करने के लिए आर्यों का एक कबीले से दूसरे कबीले तथा पहले से रहने वाले लोगों के साथ अक्सर युद्ध हुआ करता था। गौधन रक्षा करने के लिए एक सरदार या राजन का चुनाव किया जाता था जो बहादुर एवं कुशल योद्धा हो। ऋग्वैदिक राजन को किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का स्थायी रूप से शासन करने वाला राजा नहीं माना जा सकता, क्योंकि राजनीतिक अवधारणाओं में क्षेत्रीयता को इंगित करने वाले शब्द जैसे जनपद, राष्ट्र, राज्य का उल्लेख कम ही मिलता है। अतः ऋग्वैदिक काल का राजन एक कबीले के मुखिया से अधिक कुछ नहीं था। कबीले में एक वंश या परिवार के कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते थे।
ऋग्वैदिक काल में आम लोगों की संस्था के रूप में विदत का सबसे ज्यादा महत्व था, लेकिन धीरे धीरे विदत का महत्व घटता गया और इसका स्थान सभा और समिति ने ले लिया। सभा का विशिष्ट स्थान था जिसके सदस्य केवल प्रतिष्ठित लोग हुआ करते थे, जबकि समिति आम लोगों की संस्था थी। इन संस्थाओं की बैठक में राजा का भाग लेना अनिवार्य था। इनकी बैठकों में समस्याओं का समाधान आपस में सलाह मशविरा से करते थे। इन संस्थाओं की बैठक में महिलाएं भी भाग लेती थीं। इन संस्थाओं में कबीले जन के लोग युद्ध में प्राप्त धन का बंटवारा एवं राजा का चुनाव करते थे। आवश्यकता पड़ने पर समिति के सदस्य युद्ध में सैनिक कार्य भी करते थे। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन था। इसके लिए उन्हें चारे की तलाश में अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ता था। एक जगह चारा खत्म हो जाने पर वे दूसरी जगह पर चले जाते थे। इस कारण विभिन्न कबीलों का किसी खास क्षेत्र पर अधिकार नहीं होता है। राजन किसी क्षेत्र का स्वामी नहीं होता था, बल्कि कबीले के सभी लोगों पर उसका शासन होता था। उसका चुनाव कबीले के सभी लोग मिलकर करते थे। स्थायी रूप से नहीं बसने के कारण वे खेती भी नहीं करते थे। हमने देखा है कि खेती करने के लिए एक स्थान पर कम से कम 3-4 महीने तो रहना ही पड़ता है, तभी फसल पककर तैयार हो जाती है। मगर हमें कुछ स्रोतों से पता चलता है कि वे जौ यव की खेती करते थे। जौ की फसल आमतौर पर कम समय में तैयार हो जाती है। इस कारण इस फसल को उगाना उनके लिए आसान होता था। कुछ अन्य स्रोतों से हमें पता चलता है कि वे स्थानीय निवासियों, दास वस्तुओं से गेहूं आदि फसल प्राप्त करते थे। इन फसलों के बदले दूध, घी आदि वस्तुएं वे उन्हें देते थे। गाय के अतिरिक्त भेड़, बकरियां एवं घोड़े पाले जाते थे। पशुपालन की तुलना में कृषि का धंधा कम था, क्योंकि ऋग्वेद में एक अनाज यव का उल्लेख है जिनकी पहचान जौ के रूप में की जाती थी। जब हम शिल्प की ओर ध्यान देते हैं तो हमें ऋग्वेद में शिल्पकला का कम ही वर्णन मिलता है। वर्णित शिल्पकारों में चर्मकार, बढ़ई, धातु का काम करने वाले धातुकर्मी तथा कुम्हार शामिल हैं। बढ़ई, धातुकर्मी एवं रथकार की रथों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका थी। घोड़े से जुते हुए रथ, जो युद्ध में सफलता के लिए निर्णायक माने जाते थे। बुनाई एक घरेलू शिल्प था जो महिलाओं के द्वारा किया जाता था। लोगों का जीवन प्रकृति पर बहुत हद तक निर्भर करता था। ऋग्वेद में प्राकृतिक शक्तियों से जुड़े कई देवी देवताओं के सम्मान में मंत्रों की रचना की गई है, जिनमें इंद्र, अग्नि, सोम प्रमुख है। इंद्र युद्ध का देवता, अग्नि आग का देवता, सोम एक पौधा है जिससे एक प्रकार का पेय बनाया जाता था। देवी देवताओं की पूजा धन, संतान एवं युद्ध में विजय की कामना के उद्देश्य से की जाती थी। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का उच्चारण तथा यज्ञों में आहुति दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। चित्र, रथ। जब आर्य लोग भारत में आए तो वे 3 सामाजिक वर्गों में विभाजित थे: योद्धा, पुरोहित एवं साधारण जन। ऋग्वेद के मंत्रों से ऐसी जानकारी मिलती है कि समाज में वर्ग भेद की स्थिति नहीं बन पाई थी। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, राजन्य, क्षत्रिय या योद्धा, वैश्य एवं शूद्र अर्थात 4 वर्णों की कल्पना की गई थी, परंतु इस काल में वर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकी थी। उत्तर वैदिक काल 1000 पू से 600 पू। इस काल में लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत में जीवन के सभी पहलुओं में निश्चित परिवर्तन हो रहे थे। इस काल में आर्यों ने पशुपालन के स्थान पर खेती कृषि को मुख्य पेशा बनाया, एक स्थान पर बसकर रहने लगे और कबीलों का निश्चित क्षेत्र तय हो गया। इस काल में उत्तरी भारत में लौह युग का आरंभ हुआ। लौह तकनीक का प्रयोग आरंभ में युद्ध के अस्त्रों के लिए और फिर धीरे धीरे कृषि एवं अन्य आर्थिक कार्यों में होने लगा। हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, अतरंजी, खेड़ा आदि स्थानों पर लोहे के युद्ध के अस्त्र शस्त्रों के अवशेष मिले हैं। लोग कच्चे मकानों में रहते थे जिनकी छत फूस और सरकंडों की बनी होती थी। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। ऋग्वैदिक कालीन अनेक छोटे छोटे कबीले जन एक दूसरे में विलीन होकर बड़े बड़े जनपद को जन्म दे रहे थे। उदाहरणार्थ पुरु एवं भरत जन मिलकर कुरु जनपद तथा दुर्वश एवं कृवि जन मिलकर पांचाल जनपद कहलाए। इस काल में कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र रूप से विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। यदि कोई दूसरा राजा इस घोड़े को रोकता था तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था।
अगर किसी क्षेत्र से घोड़े को जाने दिया जाता था तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज्यादा शक्तिशाली था। यज्ञ के अवसर पर राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान किया जाता था। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। राजा की शक्ति में वृद्धि के साथ साथ ऋग्वैदिक सभा एवं समिति जैसी सामुदायिक संस्थाएं कमजोर पड़ने लगी और धीरे धीरे वे राजा की परामर्श देने वाली संस्था बन गई। ऋग्वैदिक काल में राजा को बलि के रूप में स्वेच्छा से प्राप्त होने वाला नजराना या उपहार इस काल में अनिवार्य कर में बदल गया। उपहार एवं नजराना बॉक्स जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। उत्तर वैदिक काल में कई ग्रंथ रचे गए जिसके विषय में हम पीछे पड़ चुके हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है। उस समय समाज कई समूहों में बटा हुआ था जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, शिकारी, मछली पकड़ने वाले लोग शामिल थे। जहां पुरोहितों तथा योद्धाओं का जीवन वैभवशाली था और कृषक एवं व्यापारी धनवान थे, वहीं दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, शिकारी, मछली पकड़ने वाले लोग निर्धनता का जीवन बिताते थे। पुरोहित याज्ञिक क्रियाओं एवं अनुष्ठान को संपादित कराने वाले लोग। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय एवं वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का प्रमुख धंधा था। जंगलों को जलाकर या कुल्हाड़ी से काटकर भूमि को खेती के योग्य बनाया जाता था। लोहे के फाल से गहरी जुताई करना संभव हो गया था। कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले तरीकों जुताई, बुआई, कटाई, ओसाई आदि की जानकारी लोगों को थी। वे धान, गेहूं, जौ, दालें, गन्ना, कपास, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। उत्तर वैदिक काल में धर्म की 2 धाराएं दिखाई पड़ती हैं, एक का बल कर्म पर था और दूसरी का ज्ञान पर। यज्ञ संबंधी क्रियाओं का इस काल में बहुत विकास हुआ। राजा अश्वमेध, वाजपेयी, राजसूय जैसे बड़े यज्ञ कराने लगे। याज्ञिक क्रियाओं को कर्मकांड कहा जाता था। यज्ञ का संपादन करने में पुरोहितों की आवश्यकता होती थी। ये पुरोहित यजुर्वेद में वर्णित विधियों के अनुसार यज्ञ का आयोजन करके देवताओं को प्रसन्न करते थे। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना एवं वैदिक जनों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना था। धार्मिक जीवन की दूसरी धारा उपनिषदों के अद्वैत सिद्धांत में देखने को मिलती है। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा और मृत्यु जैसे गूढ़ विषयों के रहस्य जानने का प्रयत्न किया गया है। चित्र अश्वमेध यज्ञ। वैदिककालीन शिक्षा। वैदिक काल में शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। शिक्षार्थियों से वेदों के मूल पाठ को कंठस्थ करवाया जाता था। इसके लिए उन्हें वैदिक मंत्रों का सरल उच्चारण सिखाया जाता था। वेदों के अलावा गणित एवं व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को गुरु के आश्रम में 12 वर्षों तक रहना पड़ता था। गुरु शिष्य परंपरा। एक झलक आज से हजारों वर्ष पहले की बात है। भारत में आज की तरह पाठशालाएं नहीं थीं। छात्र गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। आश्रम वनों में होते थे और ऋषि मुनि शिष्यों को शिक्षा देते थे। ऐसा ही एक आश्रम आमोदगम्य ऋषि का था। यह आश्रम शिक्षा दीक्षा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। विद्यार्थी यहाँ रहकर विद्या प्राप्त करते थे। वे गुरुजी के घर का काम भी करते थे। आमोदगम्य के पास धान का एक खेत था। इसी की उपज से आश्रम का काम चलता था। विद्यार्थी बारी बारी से खेत का काम करते थे। ऋषि के शिष्यों में एक था आरुणि। एक दिन खेत का काम करने की बारी उसकी थी। उस दिन वर्षा हो रही थी। गुरुजी ने आरुणि से कहा, वत्स जाओ, जाकर देखो कि कहीं पानी खेत की मीर न तोड़ दे। आरुणि खेत पर पहुंचा।
आरुणि ने देखा कि एक जगह पर खेत की मेड़ से पानी रिस रहा है। उसने मेड़ पर मिट्टी और कंकड़ पत्थर डालकर पानी को रोकने की कोशिश की। फिर भी मेड़ की दरार चौड़ी होती गई। उसकी चिंता बढ़ गई। वह तुरंत खेत में पड़ी दरार के मुहाने पर लेट गया। खेत में से पानी निकलना बंद हो गया। ठंड के कारण उसका शरीर शिथिल पड़ने लगा था। रात हो गई थी। आरुणि के अभी तक न आने से गुरुजी व्याकुल हो उठे। गुरुजी अपने 4-5 शिष्यों के साथ आरुणि को ढूंढते खेत पर पहुंचे। खेत के चारों ओर घना अंधेरा था। आरुणि को कहीं नहीं देख उनकी चिंता बढ़ गई। वे जोर से चिल्लाए, बेटा आरुणि, बेटा आरुणि। आरुणि ने गुरुजी की आवाज पहचान कर बड़ी कठिनाई से बोल सका, गुरुजी मैं यहाँ हूँ। गुरुजी जल्दी से वहां पहुंचे। गुरुजी ने आरुणि को देखा तो अचंभे में रह गए। उन्होंने आरुणि को उठाया और सीने से लगा लिया। ऐसा था गुरु भक्त आरुणि। बड़ा होकर यही आरुणि वेदों और शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता बना और उद्दालक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चित्र, ताम्रपाषाण कालीन भारत का मानचित्र। इनाम गांव एक ताम्रपाषाण बस्ती। जिस समय भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में वेदों की रचना हो रही थी, उस समय पश्चिम भारत में एक अलग समाज एवं संस्कृति का विकास हो रहा था। मानचित्र में इनाम गांव की पहचान करें। इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य में घोर नदी के तट पर स्थित एक ताम्रपाषाण बस्ती थी। इस जगह पर 3600 से 2700 साल 1600 ईशून्य पू शून्य से 700 ईशून्य पू शून्य पहले लोग रहते थे, जो वैदिक कार्यों के समकालीन थे। इस पुरास्थल की खुदाई से पत्थर के अलावा तांबा धातु के बने औजार एवं उपकरण प्राप्त हुए हैं। इनाम गांव के लोग गिट्टी की बनी झोपड़ियों में रहते थे, जिसकी छत फूस की बनी होती थी, जिसे गारे से ढक दिया जाता था। यहाँ के लोग नारंगी रंग से रंगे मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे, जिन पर काले रंग की ज्यामितीय आकृतियां होती थी। इनाम गांव के लोग जौ, गेहूं, मटर, मसूर एवं धान की खेती करते थे। गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा आदि उनके पालतू पशु थे। खुदाई में इन पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई है। कई हड्डियों पर कटे निशान से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग इन्हें खाते थे। इनाम गांव की ताम्रपाषाण संस्कृति के लोगों का सबसे रोचक पहलू मृतकों को दफन करने का तरीका था। एक आदमी को मकान के आंगन में मिट्टी के बने संदूक में दफनाया गया था। यह मकान बस्ती के बीच में बसा सबसे बड़ा मकान था। सामान्यतः मृतकों को मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिनमें शायद खाने पीने की वस्तुएं रखी होती थी। कब्रों में मृतक के साथ औजार एवं हथियार, गहने आदि भी खुदाई में मिले हैं। अभ्यास प्रश्नों के उत्तर कारण सहित। 1. वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क वेदों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर E4। कारण, स्रोतों के अनुसार वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ख पुरुष सूक्त किस वेद में है? उत्तर ऋग्वेद। कारण, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ही 4 वर्णों ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य, शूद्र की कल्पना की गई है। ग ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? उत्तर पशुपालन। कारण, स्रोतों के अनुसार ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन था। वे चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। घ इनाम गांव किस राज्य में स्थित है? उत्तर महाराष्ट्र। कारण, स्पष्ट रूप से लिखा है कि इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य में घोर नदी के तट पर स्थित एक ताम्रपाषाण बस्ती थी। 2. खाली स्थान को भरें। क आर्यों का विस्तार बिहार के गंडक नदी तक था। कारण, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार उत्तर वैदिक युग में उनका फैलाव गंडक नदी तक हो गया था। ख सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। कारण, ये पूर्ववैदिक साहित्य का एकमात्र हिस्सा है और सबसे पहले रचित है। ग ऋग्वैदिक आर्य यव, जौ, अनाज पैदा करते थे। कारण, ऋग्वेद में केवल यव नामक अनाज का उल्लेख मिलता है। घ इनाम गांव ताम्रपाषाण एक ताम्रपाषाण बस्ती है। कारण, यह महाराष्ट्र की एक ताम्रपाषाण कालीन बस्ती थी। अंगक वैदिक कबीले के प्रधान को राजन या सरदार कहा जाता था। कारण, कबीले की रक्षा के लिए चुने गए कुशल योद्धा को राजन कहते थे। 3. अपने उत्तर हाँ या नहीं में दें। क ऋग्वैदिक आर्य पशुपालन करते थे। हाँ, पशुपालन उनका मुख्य पेशा था। ख आर्यों के जीवन में गाय और घोड़े का महत्वपूर्ण स्थान था। हाँ, गाय को धन माना जाता था और घोड़े रथों के लिए महत्वपूर्ण थे। ग वैदिक क्षेत्र तमिलनाडु तक विस्तृत था। नहीं, आर्यों का विस्तार सप्तसिंधु से गंडक नदी, बिहार तक ही वर्णित है।
घ आर्य लोग नगरों में निवास करते थे। नहीं, वे कबीलों में रहते थे और उत्तर वैदिक काल में फूस की छत वाले कच्चे मकानों में रहते थे। अग इनाम गांव के लोग मृतकों को जला देते थे। नहीं, वे मृतकों को मिट्टी के संदूक में मकान के आंगन में दफनाते थे। 4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। क वेदों के नाम लिखें। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ख आर्य लोग भारत के किन किन क्षेत्रों में निवास करते थे? प्रारंभ में पश्चिमोत्तर भारत सप्तसैंधव पंजाब क्षेत्र और बाद में गंगा यमुना दोआब एवं उत्तरी बिहार की गंडक नदी तक। ग उत्तर वैदिक कालीन समाज का उल्लेख करें। समाज 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर होने लगा था और पेशा खेती बन गया था। घ इनामगांव के लोग मृतकों का अंतिम संस्कार किस प्रकार करते थे? वे मृतकों को मिट्टी के बने संदूक में मकान के आंगन में दफनाते थे। उनके साथ खाने पीने की वस्तुएं, बर्तन, औजार और गहने भी रखे जाते थे।